देर आए मगर दुरुस्त आए। जी हाँ, आज मैं एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में ही बात करने वाला हूँ, जो कि आते आते 34 इयर्स लग गए मगर आए ज़रूर। इनकी ज़रूरत हमें आज से 10-5 साल पहले की थी, मगर वो कहते हैं ना, सिस्टम ही ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, वो अगर अब आ गए हैं तब उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए, क्या है क्या नहीं उसके बारे में जाना जाए। सो हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर में, जो कि हाल ही में अडॉप्ट किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि पहले MHRD के नाम से जाना जाता था। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में उस पॉलिसीज़ को डीप डाउन में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं, और पहले क्या थी, कैसे चेंजेस हो गई, क्या वो अच्छी है हमारे लिए, कैसा क्या है, ठीक ना। और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हाल ही में हमने अपने 2 वीडियो में एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा है, सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा है। और अब देखिए, अगर आप हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हैं तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। वो चेंज योर मेंटेलिटी रिगार्डिंग एजुकेशन के ऊपर में और बेरोजगार इंजीनियर्स के ऊपर में। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जो चेंजेस हम चाहते थे अपने वीडियो में, जो हमने कहा और वो अचानक से पूरा हो गया। तो मीन्स विश्वास नहीं होता। जब मैंने कल ये न्यूज़ देखा, न्यूज़ सुना, तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश था। तो जो भी मेरे ये वीडियो आज का देख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कोई भी हो, प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके आप सभी को आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझ आ जाए। नो डाउट आप सब उस चीज़ को जानते हैं, बट डीप डाउन नॉलेज उसका बहुत शायद कम क्यों ही होगा। तो इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आप सभी को इस एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में मैं आपको डीपली बताऊं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं जानता हूँ ये एजुकेशनल वीडियो हल्का बोरिंग टाइप का रहता है, बट क्या करें, एजुकेशन ही हमारा फ्यूचर है। तो इसे आप थोड़ा सीरियसली लें, अपने बिजी शेड्यूल में से बस कुछ चंद मिनटों निकाल कर ये वीडियो को पूरा देख लें। बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबको पता है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन राइट है हर बच्चे का, वो 5 to 18 ईयर्स तक का होता है, बट इस पॉलिसी ने चेंज करके उसे 3 to 18 ईयर्स तक का कर दिया, जो कि बहुत एक अच्छी मीन्स डिसीज़न है सरकार द्वारा। तो अब जो 10+2 का जो शेड्यूल है वो काफ़ी चेंज कर दिया गया है, काफ़ी मीन्स उसमें लिबर्टी दे दी गई है स्टूडेंट को। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, सब स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खुश हो जाइए कि आपका सिलेबस बहुत कम होने वाला है, ठीक है। आपको जिसे इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने पड़ रहे थे, वो आप घटाकर बहुत इतने पतले पतले कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, जिसे आपको मीन्स हैंडक्राफ्ट सीखने बोल दिया जाएगा, डिबेटिंग का क्लास दे दिया जाएगा, या कुछ और करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करने दिया जाएगा, ना कि सिर्फ आपको रट्टूबाज जैसे पढ़ाया जाएगा। वैसा नहीं है, अब सब कुछ चेंज होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी बात करेंगे हम लोग। तो जो हमारे 10+2 है, अब इसको 4 कैटेगरी में, 4 स्टेज में सरकार ने इसको मीन्स शूट किया है। कि सबसे पहला स्टेज आता है फाउंडेशन स्टेज, जो कि आपके किड्स स्कूल से लेकर आपको क्लास 2 तक का मिलेगा। उस स्टेज में इसी बच्चे पढ़ेंगे, ये स्टेज के बच्चे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि आपके क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट्स रहेंगे उस स्टेज में। और फिर आता है आपका मिडिल एज, जिसमें आपको 6 to 8 के बच्चे रहेंगे। और उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आपको 9 to 12 के स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो बेसिकली उन्होंने, सरकार ने 5+3+3+4 के सीक्वेंस में इसको चेंज किया है। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि 6th के बाद आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत मैंने वारी नंबर में चेंजेस आई है। अब देखिए 6 के बाद क्या है। सबसे पहली बात, आपको 6 के बाद कोडिंग सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 6 के बाद आप कोडिंग सीख सकते हैं।
तो ये हुई ना बहुत अच्छी बात। सोचिए कोडिंग जो हमने अपने आखिरी वीडियो में बताया था कि हमें कोडिंग सिखाई है, कोडिंग सीखे पहले से, तो सरकार ने इतनी जल्दी इस बात को सीरियस ले लिया मैं सोचा नहीं था। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख कर कि कोडिंग हमें 6 से ही सीखने मिलेगी, हमें नहीं उन बच्चों को। हम तो जलन कर रहे हैं उनसे कि यार काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, हम तो यही कह सकते हैं। फिर 6 से आपको और एक फैसिलिटी मिलेगी, आपको इंटर्नशिप करने मिलेगा, जो कि हम इंटर्नशिप जो अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं उसी टाइप का आपको इंटर्नशिप मिलेगा। बट आपको कहीं वर्कशॉप वगैरह वो सब में नहीं जाना है, बट हाँ आपके छोटे मोटे जो बच्चे लेवल के इंटर्नशिप हो, जैसे क्राफ्ट्स हो गया, फिर डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, ऐसे टाइप की छोटे छोटे ये सब में आपको एक वर्कशॉप करना होगा, आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली सरकार हमारे स्किल्स पे ज़्यादा अब ध्यान देने लगी है, अब ध्यान दे रही है, और हमें क्वांटिटी को छोड़ के अब क्वालिटी एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस पॉलिसी का मतलब यही होता है। फिर आपको जो क्लास किड्स स्कूल से लेके जो क्लास 5 तक का एज है, जो स्टेज है, उसमें आपको बेसिकली अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस जो स्टेज में है बहुत ज़्यादा बच्चे मीन्स कंफर्टेबल नहीं हो पाते इंग्लिश से, तो इसलिए हमें इसमें अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई जाएगी। और साथ ही हमें ई लर्निंग कोर्सेज भी ये आपके नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। उसके बाद आता है क्लास 9 से जो 12 के बीच के है। तो जैसे हम अपने 10th के बोर्ड क्लियर करते हैं, उसके बाद हमें तीन स्ट्रीम में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, आर्ट साइंस कॉमर्स में से। बट ऐसा अब सेपरेशन हट जाएगा बिल्कुल, आपको सारे स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। बट अब अगर आप चाहते हो कि आपको साइंस से फिज़िक्स या मैथ्स पढ़ना है, तो उसके साथ साथ आप आर्ट्स के हिस्ट्री या पोल साइंस भी ले सकते हो, साथ में आप पढ़ सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो साइंस ही पढ़ना है, वैसा कोई साइंस और आर्ट्स का सब बैरियर ख़त्म हो जाएगा, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा कि साइंस स्ट्रीम है ये आर्ट्स स्ट्रीम है पहले वाला। अब क्या है, बिल्कुल खुला कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स के साथ साथ अगर पोल साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, आप केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लिबर्टी मिली है स्टूडेंट्स को सरकार द्वारा, तो कहा जा सकता है इसको एक तरह का गिफ्ट। तो और भी चेंजेस है, जैसे 12th के बाद बहुत सारे पेरेंट्स बहुत टेंशन में होते हैं कि अब प्राइवेट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली अपने बच्चों को मीन्स अपने बच्चों को दाखिला करवाने के लिए, तो प्राइवेट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जियाँ फ़ीस लिया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब इस बार से चेंज हो जाएगा। अब आपको एक फ़िक्स्ड गवर्नमेंट एक फ़िक्स्ड फ़ीस कर देगी, वही वो आपको सरकारी हो या जो भी प्राइवेट हो, वही फ़ीस आपको हर जगह, सरकारी नहीं प्राइवेट में आपको लिया जाएगा। तो आपको अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर सीट आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती है तो आप आराम से प्राइवेट में भी कर सकते हो, और फ़ीस भी काफ़ी चीप होंगी, और क्योंकि एक फिक्स फ़ीस होगा। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज में अब क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लग गई है। तो जैसे क्या होता है, इंजीनियरिंग कोर्सेस आपकी 4 साल की होती है, तो उस 4 सालों में जैसे जस्ट लाइक आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर लिया है 2 साल की, तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप 1-2 साल का ब्रेक लेना चाहते हो, या आपको फाइनेंशियल या कुछ भी इशू हो गया, तो आप 2 साल के गैप के बाद उसके बाद फिर आप अपने आकर कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ से आपने छोड़ा है वो पढ़ाई को। ये नहीं कि आपको फिर से शुरुआत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार से इन्होंने ये गाइडलाइन इशू किया है। तो अब क्या है, जस्ट लाइक पहले तो 4 इयर्स में आपको बैचलर्स की डिग्री मिलती थी, अब 3 इयर्स में मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री बस अपने बहुत सारे डिग्री यूपीएससी या बहुत अलग अलग तरह के जॉब पाने के लिए करते हैं। तो उन्होंने उतना टफ 4 इयर्स का कोर्स ना करके उन्होंने अब 3 इयर्स का कोर्स कर दिया बैचलर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप 4 इयर्स का कोर्स करते हो तो आपको उस 4 ईयर में
जो लास्ट ईयर रहता है आपका, उसमें आपको रिसर्चर की भी सुविधा मिलेगी। तो इट मीन्स आपको बैचलर्स के साथ साथ आपको रिसर्चर का भी सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, आप अगर आप पूरी 4 ईयर कंप्लीट करते हो अपने डिग्री में। तो नहीं तो आपको सिंपल बैचलर्स डिग्री चाहिए तो आप 3 ईयर्स के कोर्स कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस बनाई है कॉलेज के लिए। इसके साथ साथ कॉलेज में काउंसलिंग भी अब लगवाई जाएगी। हर कॉलेज में आपको स्ट्रेस और आपको ये डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग लगवाई जाएगी। साथ में हॉस्पिटल फैसिलिटी भी काफ़ी तगड़ी की जाएगी। और उसके साथ साथ वो जो कॉलेज पार्टिसिपेशन जस्ट लाइक स्पोर्ट्स हो गया, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज में भी बहुत सारे ध्यान दिया जाएगा इसमें। और इसके साथ साथ अब क्या है, और एक फ़ंड को रेज़ किया गया है NRF बोल के, नेशनल रिसर्चर फंड को, जिसमें वो साइंस प्रोजेक्ट के साथ साथ सोशल साइंस के प्रोजेक्ट को भी फंडिंग करेगा। जी हाँ, तो अगर आप अब रिसर्च करना चाहते हो, कोई भी चीज़ में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट खुद हेल्प करेगी, फंडिंग करेगी। तो ये केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, अगर आर्ट्स स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कोई चीज़ को रिसर्च करना तो उसको हेल्प हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, ये फंड से, नेशनल रिसर्चर फंड से, NRF। स्कॉलरशिप्स पर ध्यान दें तो गवर्नमेंट ने एक जेंडर इंक्लूशन फंड भी रेस किया है, जिसमें आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के बच्चे, फिर ट्रांसजेंडर्स के बच्चे, और फिर साथ में आपको जो महिलाओं के लिए भी होंगे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, उन लोगों को बहुत सुविधा मिलने वाला है ये स्कॉलरशिप से, जेंडर इंक्लूशन फंड से। तो और बाकी कास्ट के लिए अभी तक इसमें मेंशन किया नहीं गया है, बट होप करते हैं कि आगे जाकर और भी कास्ट को भी इसमें सुविधा मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस जो भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, फिर एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉम्प्लेक्स नाम है जैसे, वो सब रिप्लेस होकर जस्ट अब यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। और एक गुड न्यूज़ ये है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अब हमारी जो इंडिया की जो ग्लोबल स्टडीज़ है उसको एक डेस्टिनेशन मिलने वाला है, क्योंकि अब जो हमारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी है उसको सरकार खुद इनकरेज करेगी कि उसके कैंपस को आउट ऑफ इंडिया खोला जाए, ताकि और भी बाहर के बच्चों को उससे हेल्प और मदद मिल सके। सो ये बहुत अपने में प्राउड की बात है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्राउड की बात है। तो अब इसका कौन देखेगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये काम आपका NRF का है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, नेशनल रिसर्चर फंड की। वो फंडिंग भी करेगी, साथ में वो देखेगी भी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। टीचर्स की भी जो सिलेक्शन उनके मेरिट बेसिस पे होंगे। किस बेसिस पे? मेरिट बेसिस मीन्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गए, टीचिंग एक्सपीरियंस हो गए, देन रिसर्च हो गए, देन पब्लिक सर्विस हो गए। तो ये सब को मिलाकर उनका एक मेरिट बेसिस निकाला जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, टीचर्स को भी। और उनकी भी जो अप्रेजल है उनके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड होगी, उनके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करके उन्हें दिया जाएगा वैसे टाइप का। और अभी बहुत सारी चेंजेस आनी बाकी है और बहुत सारे मीन्स पहलू खुलने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिले होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और जाते जाते एक छोटा सा लाइक देकर जाइएगा। अगर अपना फीडबैक दे दीजिएगा तो सोने पे सुहागा मेरे लिए। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।